नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की अंग्रेजी। इसमें हमने 1 से जो 4 तक के लेसन दिए थे वो सभी हमने कंप्लीट किए हैं। यदि आपने इनको नहीं समझा, नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, यहाँ जाके देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारी सभी वीडियो अपलोड हैं, तो प्लेलिस्ट खोल लेंगे, ठीक है ना। गणित वाले सर के नाम से चैनल देखिए, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, और यहाँ आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसका जो अगला अध्याय, अगला चैप्टर जो दिया गया है, यहाँ देखेंगे लेसन है। इसमें हम 4 तक के कर चुके हैं, आज हम करेंगे लेसन 5 लेसन में। यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पे अनुक्रमण का दी रहती है, इस अनुक्रमण का में ये दिया गया है लेसन 5, ठीक है ना। इसको हमें पढ़ना है। ये है द मिसर एंड हिज गोल्ड, है ना। इसके बारे में जो ये पूरा लेसन है, तो हम देखेंगे जो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है लेसन 5 में। यहाँ पे देखें द मिसर एंड हिज गोल्ड। मिसर यानी होता है कोई कंजूस, है ना, एंड हिज गोल्ड और उसका सोना। तो कोई एक कंजूस आदमी है और उसका जो कहना चाहिए गोल्ड है, सोना है, कोई एक प्रकार से दिखाता है कि यहाँ उसका जो है खजाना गड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और यहाँ कुछ इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी भी दी गई है, तो ये भी देखें। यहाँ पर जो पॉपुलर सेइंग यानी ये कहावत के रूप में है, कुछ कहावतें इस प्रकार की होती हैं, पुरानी कहावतें बनी हुई हैं, उनके आधार पर भी इसमें कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड आए हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे जो तुकबंदी हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है और इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही ऑप्शन चुनिए और जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमें सही उत्तर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट डज द मिसर कीप इन द होल। कीप माने रखना, इन द होल, होल माने जो गड्ढा रहता है ना। व्हाट डज द मिसर माने जो मिसर यानी कहना चाहिए कंजूसी बोलते हैं उसके लिए। तो कंजूस है अपना जो है होल में, कीप इन द होल में क्या रखता है, ठीक है ना। तो जो होल के लिए वो बताता है वो क्या रख रहा है उसमें। यहाँ पे लिखा कि क्लॉथ रख रहा, कि शूज रख रहा, कि बुक्स रख रहा, कि ट्रेजर रख रहा है। और ट्रेजर माने होता है खजाना। तो क्या रखता है उस होल में वो अपना खजाना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेजर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है। इसमें दिया है कि, तो देखिए जो क्वेश्चन 2 है इसमें दिया गया है कि हु केम रनिंग अप, कौन दौड़ करके आया। हु केम, हु माने कौन और केम माने आया, रनिंग माने दौड़ के, है ना। अप व्हेन द मिसर, व्हेन माने जब मिसर, मिसर ने जो कंजूस आदमी था उसने मेड ए टेरिबल क्लैटर यानी जो खटखटाहट है, जब उसने खटखटाहट की तो कौन दौड़ करके आया। इसमें दिया गया कि रिलेटिव यानी कोई रिश्तेदार, रॉबर्स, रॉबर्स यानी जो वहाँ पे चोर लुटेरे रहते हैं उनके लिए रॉबर्स बोला जाता है। तो रॉबर्स, फ्रेंड्स या फिर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। तो कौन दौड़ कर आया, जो उसके पड़ोसी थे वो दौड़ करके आए, तो यहाँ हम लिख देंगे नेबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है 3 दिया गया है कि हाउ ऑफ्टन डज द मिसर कम टू सी हिज ट्रेजर। सी हिज ट्रेजर, वो अपने खजाने को देखने, कम माने आना, ठीक है ना। तो हाउ ऑफ्टन डज, कितनी बार वह अपने खजाने को देखने आता है, कौन, मिसर। मिसर यानी जो यहाँ पे कंजूस आदमी है, तो वो कंजूस आदमी जो है अपने खजाने को कितनी बार देखने आता है। तो ही केम टू सी इट एवरी डे, प्रतिदिन वह अपने खजाने को प्रतिदिन देखने के लिए आता है। क्वेश्चन 4 देखिए दिया है कि हु टुक अवे द मिसर्स गोल्ड, जो कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी का सोना। हु टुक अवे, कौन ले गया, किसने मतलब चुराया। तो रॉबर्स टुक अवे द मिसर्स गोल्ड, यानी जो कंजूस आदमी है उसका सोना, कौन, रॉबर्स जो लुटेरे थे। टुक अवे यानी वो क्या ले गए, लूट के ले गए। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड का तुकबंदी शब्द, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना, हमें बताना है। तो गोल्ड यहाँ हम लिख देंगे बोल्ड, ठीक है, इस प्रकार से बना देना है। यहाँ देखें क्वेश्चन 6 दिया है कि व्हाट डज वी कॉल, व्हाट डज वी
कॉल यानी पुकारना है या कहना। ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, ये लॉट ऑफ मनी बहुत ढेर सारा धन जिसके पास होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वट हैटेस टू स्पेंड इट, स्पेंड यानी खर्च करना, और उसे खर्च करने से हैटेट्स यानी उसको नफरत करता है या नहीं करता है ना। जो आदमी के पास ढेर सारा धन होता है लेकिन वह खर्च नहीं करता है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? मिजर कहते हैं। मिजर यानी होता है कंजूस। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन 7 दिया है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मिजर्स फ्रेंड, जो मिजर्स फ्रेंड यानी जो कंजूस का जो दोस्त है, दोस्त ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि वो बार बार देखने वहाँ पे जाता था। तो यू कैन कम, तुम आ सकते हो, एवरीडे हिज फ्रेंड, उसके जो मित्र हैं उसने उत्तर दिया यानी रिप्लाइड, एंड लुक एट दी होल इंस्टीड, उसने कहा कि जो होल है तुम आओ तो डेली आओ, लेकिन क्या है? लुक एट द होल इंस्टीड, यानी जो होल है उस छेद को देखो। ठीक है ना, इस प्रकार से उसने उत्तर दिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि व्हाट मेड द मिजर हैप्पी एवरी डे, यानी कौन सी ऐसी बात थी जिस पर कि जो मिसर है यानी जो कंजूस आदमी हैं बहुत प्रसन्न हुआ, प्रतिदिन बहुत प्रसन्न होता है। सीइंग द ट्रेजर यानी उसका जो खजाना है, खजाना देख करके दी मिजर मैड यानी वो पागल हो गया और कहता है हैप्पी एवरी डे, प्रतिदिन ऐसा ही शुभ हो, है ना, इस प्रकार से वो कह रहा है। क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट इज द मिजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, जो उसका खजाना है वो चला गया। ही फाउंड, जब उसने देखा कि खजाना चला गया है, जब उसे पता चला कंजूस आदमी को कि खजाना चला गया, तो उसने क्या किया? व्हाट डिड द मिजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, तो फिर उसने क्या किया भाई? ही मेड सच ए टेरिबल क्लैटर, वह चिल्लाया यानी उसने कोलाहल किया। ही मेड सच ए टेरिबल क्लैटर, वह चिल्लाया और उसने भयंकर का कोलाहल किया। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन 10 है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स, जो नीचे दिए गए हैं टुक और गोल्ड। तो गोल्ड का हमने बोल्ड लिखा था, टुक का हम लिख देंगे लुक, या हम लिख सकते हैं बुक, है ना, तो BOO के बुक, ऐसा भी ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके राइमिंग वर्ड, तुकबंदी शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए मेड का हो जाएगा सेड, प्लीजर ट्रीजर, है ना, बिल्कुल ज्यों का त्यों प्लीजर का शब्द आया है, ट्रीजर, है ना, खजाना। तो इस प्रकार से ये जो शब्द यहाँ आए हुए हैं इनको हमें इस प्रकार से बना लेना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ थोड़े से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में, तो लगभग इसको हमें लिखना है। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ देखें क्वेश्चन 11 दिया गया है कि कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड रीराइट, जो पोएम है वो कविता पूरी यहाँ पर भर करके फिर से लिखिए। यहाँ इस कविता को आपको द्वारा लिखना है, ज्यों की त्यों उतार देना यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया गया है विदिन ए होल, ठीक है ना, जो वो छेद है उसके अंदर, विच ही हैड मेड, जो उसने बनवाया था। तो ये मिजर कीप्ट, जो कंजूस आदमी रखता है, हिज ट्रेजर, अपना खजाना। ही केम टू सी, वह क्या करता है? उसे देखने जाता है, एवरी डे, प्रतिदिन। दिस वाज हिज ओनली प्लीजर, यही उसका एकमात्र क्या है? सुख है, या उसकी ये एकमात्र प्रसन्नता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनें, ये 4 लाइनें यहाँ पर चारों पंक्तियों में आपको यहाँ पर द्वारा लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट द मिजर, जो कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी के बारे में आप कम से कम 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ देखें, हम लिखेंगे टू सेव मनी द मिजर एट ओनली 1 मील ए डे, जो कंजूस आदमी रहता है वह सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाता है। माई अंकल इज अ मिजर, मेरे जो चाचा हैं वो क्या हैं? ये कंजूस हैं। और हु कंप्लेन, वो कंप्लेन करते रहते हैं अबाउट हैविंग टू पे फॉर एनीथिंग, कोई वस्तु खरीदने के लिए वो कंप्लेन करते हैं। और व्हेन मिजर डाइड, जो कंजूस आदमी रहता है ना, हिज रिलेटिव्स फाउंड, जो उसके रिश्तेदार हैं, जब कंजूस आदमी डाइड हो जाता है, मर जाता है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं
मनी हिडन ऑल ओवर हिज हाउस, उसके जो घर में था सोना, उसके सभी जगह हिडन ऑल ओवर, हर जगह छुपा हुआ सोना उसके घर में पाया। ए मेजर वर्कशिप मनी, जो कंजूस व्यक्ति है वो पैसा कमाता है। ए मेजर लव्स गोल्ड, जो कंजूस आदमी रहता है उसको सबसे अधिक सोना प्रिय होता है। एबो हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से भी अधिक प्रिय क्या होता है, लव्स गोल्ड, यानी सोना या रुपया पैसा उसे अधिक उससे प्रेम रखता है ना। तो इस प्रकार से हमें 5 वाक्य लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से जो 12 तक दिए गए थे, आपने सभी प्रश्नों को समझा है, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, और या फिर अपनी जो एड ग्रेड बुक दी है इसी एड ग्रेड बुक में लिख दीजिए, और इनको बार बार 2-4 बार इनको वीडियो को भी देखेंगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगा, और इनको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्यों तैयार करने हैं, 15 पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो आज हम इसका लेसन 7, ठीक है ना। तो ये लेसन 7 दिया गया है। लेसन 7 में है वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी, ये इसके बारे में पूरा लेसन दिया गया है। तो अब देखते हैं हम, जो पानी ही पानी या भारी बारिश है ना, हर तरफ पानी ही पानी, सब कुछ डूब सकता है, ऐसा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आए हुए हैं। तो इनको जो है आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज हम देखेंगे जो इसकी पार्ट 1 की शुरुआत जो होती है यहाँ से कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। यानी कोई एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे चुनना पड़ता है ना। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, यानी हमें मतलब बताइए। जो यहाँ पे दिया गया है कि इट इज़ रेनिंग, भारी बारिश में, कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्लियाँ गिरते हैं या भारी वर्षा होती है इनकी, इनका मतलब क्या है। तो इनका मतलब है कि यहाँ दिया गया है कि कैट्स एंड डॉग आर फेलिंग फ्रॉम द स्काई, तो क्या जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं ये आकाश से गिर रहे हैं। कैट्स एंड डॉग आर इंजॉय द रेनिंग, जो वर्षा होती है, वर्षा में क्या कुत्ते बिल्लियाँ इंजॉय आनंद ले रहे हैं। या इट इज इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल, जो भारी बारिश है क्या ये उसका संकेत है। या फिर कैट्स एंड डॉग आर ए फ्रेड ऑफ रेनफॉल, या हम कुत्ते और बिल्लियों को क्या वर्षा से डर लगता है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो ये जो कुत्ते और बिल्लियां हैं वर्षा में गिर नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो जो है इट इंडिकेट हैव रेनफॉल, जो भारी बारिश है उसका ये क्या दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि अब जो है भारी बारिश होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम जो दिया गया है इसका तीसरा ये सही है, और हम इसको यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट ए डिज़ायर, जो इसमें यहाँ पे, तो इसमें जो डिसास्टर लिखा हुआ है ये कोई आपदा का संकेत है। तो यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसास्टर, जो डिसास्टर है यानी आपदा का संकेत नहीं है, इनमें से बताइए। एन एक्सीडेंट, यदि एक्सीडेंट होता है तो ये कोई आपदा ही है। ए फ्लड, फ्लड यानी बाढ़ है ना, तो यदि बाढ़ आ जाती है तो क्या ये आपदा है। ए फायर यानी आग, क्या आग, देखिए आग भी एक आपदा है। यदि मान लो हो सकता है कहीं किसी के इस यहाँ आग लग जाती है तो बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। ए फेयर, फेयर यानी मेला, तो यहाँ पे जो मेला है, मेला जो है कोई आपदा का संकेत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे, ये सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए हैं जो हमें लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया है कि आर द फ्लोड केस्ड बाई नेचुरल फोर्स ओनली, जो प्राकृतिक फोर्स यानी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं मात्र वे ही फ्लोड का कारण बनती हैं, या जो फ्लोड है कारण। आर द फ्लोड्स केस्ड, क्या जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनसे ही बाढ़ आती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनके कारण ही नहीं आती, तो हम यहाँ लिख देंगे नो द फ्लोड्स आर नॉट केस्ड बाय द नेचुरल फोर्स ओनली, प्राकृतिक शक्तियाँ ही इसकी उत्तरदायी नहीं हैं, या जो बाढ़ का कारण है केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण ही बाढ़ नहीं आती है, अन्य भी कारण होते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 4 देखिए इसमें है कि हु डिस्कस द केस्ड एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विद द स्टूडेंट। जो बाढ़ के कारण हैं या बाढ़ के जो प्रभाव हैं उन तो स्टूडेंट से हु डिस्कस, कौन डिस्कस करता है या कौन बताता है, ठीक है ना। तो जो स्कूल हैं, स्कूलों में हमने देखा है कि जो हेडमास्टर रहते हैं और हर एक स्कूल में बाढ़ के का मतलब जो बाढ़ आती है तो उन सभी कारणों को बताते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल, जो गांव के जो स्कूल हैं उनको यहाँ पर हेडमास्टर जो है इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो बच्चों को भी इसके माध्यम से पता चल जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए इसमें दिया गया है कि आर द फ्लड केस्ड बाई लाइट रेनफॉल और वाई हैवी रेनफॉल। जो भारी वर्षा है उसी के कारण ही क्या बाढ़ आती है, या बाई लाइट रेनफॉल या जो हल्की वर्षा है उससे भी बाढ़ आती है। तो अपन लोगों ने देखा है कि जब हैवी रेनफॉल यानी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है ना, तभी बाढ़ आती है। तो हम लिख देंगे कि द फ्लड आर केस्ड बाई हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल यानी बहुत वर्षा होती है ना, तो इस केस में ही फ्लड आती है यानी बाढ़ होती है, या ज़्यादातर पानी भर जाता है, आपदा की संज्ञा बन जाती है ना, तो आपदा भी इसमें आ जाती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया है, इसमें है इन सर्किल द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड जो अलग शब्द होते हैं, एंड राइट जो इसमें अलग शब्द हैं उन पर गोला लगाइए, ठीक है ना, या उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो बीमारियाँ लिखी हुई हैं तो हम यहाँ पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है चोलेरा, यानी जो हैजा फैलता है ना उसको चलेरा बोलते हैं। मलेरिया, मलेरिया तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, और डायरिया, डायरिया भी होता है। इलनेस, सर्दी जुकाम जो होते हैं। तो अब हमें इसमें से अलग छांटना है, ऑड वर्ड इसमें से अलग कौन सा है। तो हम देखते हैं कि जो चलेरा होता है यानी जो हैजा होता है, ये मतलब एक अंदर पानी के कारण ये बीमारी फैलती है, और यहाँ पे मलेरिया या मच्छर के काटने से होता है, डायरिया या भी दूषित पानी से होता है, यानी ये बीमारी जो है यहाँ पे लगने वाली है। इलनेस, सर्दी जुकाम भी जब हम कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो हमें सर्दी जुकाम होता है। तो मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है, ये यहाँ पे शब्द अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे मलेरिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 7 जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया है, यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 7 में है कि हाउ इज ए डिजास्टर हार्मफुल ऑफ पीपल। जो लोग हैं, लोगों में आपदा आती है, जो किसी कारणवश से या रेनफॉल हो जाए, है ना, तो कोई आपदा लोगों के लिए किस प्रकार हानिकारक है। हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, जो लोग हैं उनके लिए, है ना, कोई भी आपदा किस कारण हानिकारक होती है, किस प्रकार से हानिकारक होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन, यानी जब कोई एक महा बीमारी आती है तो उसके जो कई परिणाम होते हैं ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, एंड प्रॉपर्टी एपिडेमिक्स, तो जो प्रॉपर्टी है या एपिडेमिक्स होते हैं, हमारी जान माल है, उनके लिए बहुत बड़ा ये खतरा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से तो जब हमें ये आपदा आती है तो उसके बाद भी क्या होता है, हम उसके बाद भी जो है हमारी जान माल का बहुत खतरा रहता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता है, तो उसके बाद भी हम क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, यानी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्वेश्चन 8 देखिए, हु आल्सो प्ले ए रोल इन केसिंग फ्लड्स। जो बाढ़ का कारण है, बाढ़ का जो कारण है उसके लिए जो प्ले आर रोल, कौन उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो जो बाढ़ आती है पानी के कारण, है ना, जब भारी वर्षा होती है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है। तो वी आर आल्सो प्ले ए रोल इन केसिंग फ्लड्स। जो बाढ़ आती है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी इसकी भूमिका निभाते हैं, कहना चाहिए हम भी उसमें उत्तरदायी हैं, है ना। वी आर आल्सो प्ले ए रोल, तो इसमें हम भी सहयोगी हैं, क्योंकि बाढ़ आने का कारण होता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, यानी कहना चाहिए डैम या
कुछ भी यानी उसको बंद कर दिया जाता है पानी को, तो इस प्रकार से बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो 9 दिया गया है, इसमें है कि कैन चिल्ड्रन गो नियर द रिवर, क्या बच्चे नदी के पास जा सकते हैं, टू सी देखने के लिए, द वाटर लेवल जो पानी का स्तर है उसको देखने के लिए क्या बच्चे नदी के पास जा सकते हैं। इफ़ नो यदि नहीं, देन वाई यदि नहीं तो क्यों। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे नो नेवर डू इट इज रिस्की, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नो नेवर उनको नहीं जाने देना चाहिए, है ना। क्वेश्चन 10 दिया है कि राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं होमोफोन्स लिखना है हमें। इनके होमोफोन्स मतलब होता है कि उसी उच्चारण के अलग अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हियर, हियर सुनना, है ना, तो हियर का हेयर हो जाता है, हेयर माने यहाँ, वेदर, वेदर माने मौसम, और वेदर, वेदर को चाहे, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि वेदर इज, है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा बोलते हैं ना, तो ये वो वेदर है। वेदर वेदर दोनों को बोला जाएगा यहाँ पे, वेदर माने मौसम होता है और यहाँ वेदर माने चाहे। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है होमोफोन्स कहलाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन 5 to 7 सेंटेंस, यानी 5-7 वाक्यों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी जितना होता है उतना ही लिखेंगे। क्वेश्चन 11 दिया गया है, हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद। हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस, हम अपने घर को किस प्रकार से कीटाणु रहित कर सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है तो कीटाणु पनप जाते हैं। तो स्प्रे सम पेस्टिसाइड, कुछ इस प्रकार के स्प्रे होते हैं, जैसे लाइक जैसे DDT, है ना, लाइम वाटर चूने का पानी, या कैरोसिन, कैरोसिन भी रहता है ना, फिनॉल इत्यादि। इन एंड अराउंड आवर हाउस, हम अपने घर के चारों तरफ इनका क्या कर दें, स्प्रे कर दें, इनका छिड़काव कर दें, तो जो है हम अपने घर को जो है जो बीमारियां हैं या जो यहाँ पे कीटाणु हो जाते हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि सपोज ए वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड, यदि मान लीजिए बाढ़ की स्थिति जो बढ़ती जा रही है उसके लिए एक कोई वॉचमैन है, चौकीदार है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म्स अस, वह हमें क्या करता है, सूचित करता है। गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, यानी जो बाढ़ की स्थिति है वो भयावह होती जा रही है, व्हाट शुड वी डू, तब हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कोई हमें सूचना देता है कि बाढ़ बढ़ती जा रही है और भयावह स्थिति होती जा रही है, तो सबसे पहले वी शुड डू फॉलोइंग वर्ड्स, हमें निम्न कार्य कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो यह रहता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट है डू नॉट गेट पैनिक एनी सर्कमस्टेंस, जो यहाँ पे कोई भी परिस्थिति होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। एनी सर्कमस्टेंसेस, हमें कोई भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इफ़ आवर हाउस इज अ डेंजर, यदि मूव आउट, यदि मान लीजिए हम खतरे में हैं, हमारा मकान खतरे में आ गया है, तो मूव आउट, हमें बाहर निकलना चाहिए। इमीडिएटली टू ए सेफ प्लेस, कोई ऐसे सुरक्षित स्थान पर हमें जाना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत ही, है ना। तो मूव टू बर्ड ए हायर प्लेस, हमें वहाँ जाना चाहिए जो एक सुरक्षित स्थान है। फिर हम यहाँ पे चौथे में लिख दें कि फ्री ऑल ऑफ कैटल्स, जो हमारे मवेशी हैं उनको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मवेशी जो रहते हैं, कोई गाय, कुत्ता, भैंस इत्यादि पालते हैं, बकरी, है ना, तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए, हमें फ्री कर देना चाहिए, यानी हमें उसको बंधे हैं तो छोड़ देना चाहिए। एंड ट्राई टू टेक, और उनको ले जाने की कोशिश करना चाहिए। देन टू सेफ प्लेस, जो हमारा अच्छा सुरक्षित स्थान है ना, उस जगह पे हमें इनको ले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर। ठीक, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और यहाँ देखें तो यहाँ पे दिया है 5वें में, इसमें देखिए हमें ये मेन पॉइंट दिया गया है कि टेक सम इटेबल फूड, हमें अपने जो खाने योग्य वस्तुएं रहती हैं उनको ले लेना चाहिए। क्लॉथ्स, कपड़े, टॉर्च, हमें टॉर्च भी लेकर के जाना चाहिए, या फिर कैंडल, जो हमारी मोमबत्ती, माचिस बॉक्स या माचिस का डिब्बा,
एंड अदर इजेंटली आइटम्स, ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हमें ले जाना चाहिए। एंड लीव आवर हाउस एंड गो एट सेफ प्लेस, और कोई हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें बिल्कुल आराम से सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति आती है, भयावह स्थिति होती है, तो सबसे पहले उसको सोचिए कि हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो 1 से 12 तक के प्रश्न दिए गए थे इंग्लिश के, ये सभी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, या इस जो हमारी एट ग्रेड बुक है इसी में इनको भर करके इनको 2-4 बार दोहरा लीजिए, और वीडियो को 2-3 बार आप जो है प्ले करके सुनेंगे तो निश्चित ही आपको ये पूरा जो लेसन दिया गया है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और ठीक है, तो हम चंद्रमा के बारे में यहाँ समझेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेसन जो 8 दिया गया है, इसमें ये पूरा लेसन है, और जो आगे हमारी बुक में इंग्लिश की जो बुक है उसमें ये मोनो भी बनाया गया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चंद्रमा है, और ये जो स्टार हैं, तारे यहाँ पर, और नीचे ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पर देखें, पाठ की पूर्व कुछ तैयारी रहती है कि हमें इन वस्तुओं को समझना है। ये सभी जो इसमें दी गई हैं, मून, चंद्रमा है ना, चंद्रमा को मून बोलते हैं ना, चंद्रमा, और कुछ ऐसी कहावतें आपने चंद्रमा के बारे में अपने दादा दादी या अपने परिचित लोगों से सुनी ही होंगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जो लोक कथा कहानी चलती रहती है। तो ये हमें जो पोएम दी गई है, इस पाठ के माध्यम से हम बहुत सी ढेर सारी चीज़ों को यहाँ समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसके प्रश्न शुरू होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले कि सही विकल्प चुन करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखें जो लेसन है, इसके बारे में जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है कि द मून से हाईनेस, यानी जो चंद्रमा है वह चमकता है। तो डूरिंग द डे, कह रहे हैं कि दिन में चमकता है। ऑन द रिवर, नदियों पर चमकता है। ऑल द टाइम, हमेशा चमकता है। ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, जो चोर हैं, चोरों के लिए ऑन द गार्डन वॉल या बगीचे में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चंद्रमा है ऑन द थीव्स, चोरों की रात बोलते हैं ना, तो अंधेरी रात चोरों की रात होती है। ऑन द थीव्स यानी ये चोरों के लिए, ऑन द गार्डन वॉल और हमारे बगीचे की सुरक्षा या सुंदरता के लिए, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन सेकंड देखिए, एन एलिफेंट, जो हाथी है, यहाँ लिखा हुआ है वार्क्स। वार्क यानी होता है भौंकना। क्या होता है? भौंकना। तो कौन भौंकता है? कुत्ते भौंकते हैं। रोर्स, रोर्स यानी चिंघाड़ना या गर्जन भी बोलते हैं, या गरजना, ठीक है ना। और ब्रेज, ब्रेज यानी होता है जो हमारे घोड़े या गधे रहते हैं, उनकी जो आवाज़ निकलती है ढेचू ढेचू वाली, उसको ब्रेज बोलते हैं। और ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स यानी एक तुरही, क्या होती है? ये तुरही होती है। तो ये देखिए इनमें से सही क्या होगा? तो एलिफेंट क्या करता है? गरजता है या चिंघाड़ता है। उसके चिंघाड़ने की आवाज़ को रोर्स बोला जाता है ना। क्वेश्चन है तीसरा जो यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए। इसमें लिखा है कि द राइमिंग बर्ड्स फॉर वाल्स इज, वाल का राइमिंग बर्ड्स यानी तुकबंदी शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखिए बाल, यहाँ पे भी बाल लिखा हो, बाल माने गेंद और वाल माने कुआं, है ना। टैल ऊंचा, टाल, हॉल, और यहाँ लिखा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज क्या ये सभी? हाँ, तो ये बाल, टाल, हॉल, ये जो सभी हैं ये बाल के तुकबंदी हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज, यहाँ हम लिख देंगे ऑल ऑफ दीज, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए फोर्थ जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर भी दिया है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएट। पोएम जो दी गई है, पोएम द मून, जो ये मून पोएम आई है इससे जो लेसन में, तो इनमें जो है जो मून के राइमिंग वर्ड हैं उनको यहाँ से इस पोएम से लिखिएगा। तो देखिए जैसे मान लो इन्होंने दिया कि शून, शून, मून, नून, है ना। फैट, हैट, मैट, इस प्रकार से हमारे सभी इस पोएम के जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, जो ये पोएम दी गई है इसे पोएम के कवि, हु इज, कौन है, द मून, जो मून ये कविता दी गई है इसके कवि कौन है? तो हम लिख देंगे कि R.L. स्टीवेंस है, ठीक है। तो जो S.L. स्टीवेंसन है वो इसके कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखें। क्वेश्चन 6 दिया है कि वेयर डज द मून शाइन, चंद्रमा कहाँ चमकता है? तो द मून शाइन इन द स्काई, यानी आकाश में चंद्रमा
चमकता है। यहाँ दिया गया पिक द ऑड वर्ड्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स में ऑड वर्ड यानी जो विपरीत हैं या जो इन शब्दों से अलग हैं उनको अलग को छांटिए। जैसे सन है, सन क्या करता है? चमकता है भाई। स्टार्स ये भी चमकते हैं। ट्रीज ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़। और मून, मून यानी चंद्रमा, ये भी चमकता है लेकिन पेड़ चमकता नहीं है, है ना। तो ये इन सबसे क्या है? ऑड है, अलग है। तो हम यहाँ लिख देंगे इस बॉक्स में ट्रीज यानी पेड़ अलग है। ठीक, आगे देखें। यहाँ देखें क्वेश्चन 8, इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो इसमें दिया गया व्हाट इज़ द माउस डूइंग। माउस यानी चूहा क्या कर रहे हैं? तो द माउस इज डूइंग स्क्वैकिंग। स्क्वैकिंग यानी जो किटकिट करते रहते हैं ना, किर 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 किर, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वैकिंग। स्क्वैकिंग यानी किर किर करना। ठीक, क्वेश्चन 9 दिया है कि राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल। कोई 4 जानवरों के नाम लिखिए मेंशन्ड इन द पोएम द मून। जो हमारी मून कविता है, इस कविता में जो 4 जानवरों के नाम बताए गए हैं तो इस कविता में हमें उनके लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कैट बिल्ली भी, माउस चूहा, डॉग कुत्ता और बैट। बैट यानी चमगादड़। बैट यानी क्या होता है? चमगादड़। ठीक है ना। ये चमगादड़ एक पक्षी है, उसका भी यहाँ पे द मून कविता में विवरण किया गया है। ठीक, आगे देखें। क्वेश्चन 10 दिया गया है कि व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। यानी जब चंद्रमा चमकता है, व्हाट डू द बर्डीज यानी पक्षी क्या करते हैं? तो बर्डीज स्लीप्स। बर्ड यानी जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? स्लीप, सो जाते हैं। व्हेन द मून शाइन, जब चंद्रमा चमकता है पक्षी सो जाते हैं। स्लीप यानी सोना। ठीक, क्वेश्चन 11 दिया गया है, इसमें है कि राइट एनी वन ऑफ है स्टैंजा ऑफ द पोएम द मून। जो मून कविता दी गई है उस पर से एक स्टैंजा यानी एक पैराग्राफ हमें लिखना है। विच यू लाइक द मोस्ट, जो आपको सबसे अधिक पसंद आया हो। ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो हम लिखेंगे कि द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। जो हमारे घर में घड़ी लगी हुई है उस घड़ी के ही आकार का जो है मून का फेस रहता है। फेस यानी उसका चेहरा, जैसी हमारी घड़ी रहती है ना गोल, वैसे ही हमारा चंद्रमा है। हमारे घड़ी की जो हाल में घड़ी है या हमारे घर में जो घड़ी रहती है गोल, उसी प्रकार का चंद्रमा का फेस है। इट शाइन्स ऑन थीव्स, और चोरों पर चमकता है। ऑन द गार्डन वॉल, और हमारे गार्डन की दीवारों पर भी वह चमकता है। ठीक है ना। तो ये लाइनें हमें बहुत अच्छी लगी, है ना, हमने इनको पसंद किया। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन 5 to 7 सेंटेंस। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 12 दिया गया है कि रीड द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन। यहाँ कुछ नीचे जानवरों के नाम दिए गए हैं। एंड राइट देयर साउंड, उनकी आवाज़ जो है उनको आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनिमल और यहाँ उनकी साउंड, हमें आवाज़ को लिखना है। एलिफेंट, एलिफेंट रोर यानी वह क्या करता है? गर्जन करता है। कैट म्याऊं करती है, म्याऊं ये उसकी आवाज़ है। लायन, लायन क्या करता है? क्रोल, कोरल यानी गुर्राता है ना। डॉग, डॉग क्या करता है? ब्रैक, ब्रैक यानी भौंकना। हॉर्स, हॉर्स नाइकर, जो हॉर्स की जो आवाज़ होती है उसको नाइकर बोला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 13 में दिया है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, राइट। तो मून और चंद्रमा के बारे में हमें डिफरेंस यानी इनके बीच में क्या अंतर है मून और चंद्रमा में, यानी जो हमारा सन है, सॉरी सन और मून में। तो द सन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी जो हमारे स्टार्स तारे रहते हैं, तो सन जो है इनकी श्रेणी में आता है। अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स कीप ऑन द रिवॉल्विंग एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, अराउंड इज द ऑल ऑफ द प्लैनेट्स, यानी जो जितने हमारे उपग्रह हैं हमारे सन के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। एंड रिवॉल्विंग इट इज़ द मेन सोर्स, जो इस मुख्य स्रोत है ऑफ द हीट एंड लाइट, यानी जो हमें प्रकाश और लाइट यानी प्रकाश देता है और हीट यानी गर्मी।
तो हमें जो सारी गर्मी और लाइट मिलती है या सभी ग्रहों को जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है ना। और ए मून कैन बी डिफाइंड एज अ सेलेस्टियल बॉडी। तो जो चंद्रमा है एक सेलेस्टियल बॉडी है, यानी खगोलीय पिंड है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अदर बॉडीज़, जो हमारे और भी यानी कहना चाहिए उपग्रह हैं उनकी ही भांति चंद्रमा भी, स्पेसिकली द प्लैनेट्स, जो दूसरे ग्रह हैं उनकी ही भांति हमारा चंद्रमा भी रिवॉल्व्स करता है अराउंड, चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए, तो ये जो है प्रश्न 13वां था, यानी ये लास्ट है। और इसके जो प्रश्न 1 से जो 13 तक के थे वो हमने समझ लिए हैं। इनको कल्पना द स्टार, क्या दिया है? कल्पना द स्टार, एक बहुत बड़ी स्टार माने जाने वाली वो कल्पना चावला भी बोलते हैं इनके लिए। तो देखिए ये है वो, आपको इस प्रकार की आपने कभी शक्ल देखी भी होगी पेपरों में या जो समाचार पत्र हैं, कल्पना द स्टार, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो इनके बारे में कुछ ऐसी पूर्व की तैयारी दी गई है इस पाठ के बारे में कि ये जो हैं कुछ दिन अंतरिक्ष में यानी स्काई आकाश में रही हैं और पक्षियों की तरह जो है ये उड़ना चाहती थी, है ना। तो इस प्रकार से इनकी थोड़ी सी आपको यहाँ पे ये पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, तो इसको आप देख लें और यहाँ से देखें इनके जो है इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं, इनके माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए गए हैं, इनको समझिए। इसमें है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज, यानी अंतरिक्ष यात्री, भारत की सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी? चावला, ठीक है ना, कल्पना चावला। तो ये बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, हम इनको यहाँ पे लिख देंगे कि इनका नाम था कल्पना चावला, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है इसमें, ये पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड, वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल्स यात्रा करता है, ठीक है ना, कहाँ की यात्रा करता है? अंतरिक्ष की। स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एन एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। एन एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, ये दिया गया है एन एस्ट्रोनॉट सी वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ लिखा था पहले साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, ठीक है ना। ये स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होते हैं, क्या वो कहा जाता है या डॉक्टर कहा जाता है? तो नहीं, क्या कहा जाता है इनको? एन एस्ट्रोनॉट यानी एक अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, जो मतलब स्पेस में ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो 3 दिया गया है, इसमें है कि कल्पना चावला वाज बॉर्न ऑन, बॉर्न यानी होता है पैदा होना, बॉर्न यानी पैदा होना या जन्मदिन, ठीक है ना। तो कल्पना चावला वाज बॉर्न, वो उनका क्या जन्मदिन था या वो कब पैदा हुई थी? तो इनका जन्मदिन है 17 मार्च 1962, 17 मार्च 1962, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, 17 मार्च 1962। यहाँ देखें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 4 दिया गया है, तो इसमें यहाँ देखिए दिया गया है कि वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूल फॉर्म, जो उन्होंने पढ़ाई की है, पूरी कंप्लीट पढ़ाई, वो जो पढ़ाई थी कल्पना चावला की, उन्होंने ये पूरी पढ़ाई कहाँ से की है? तो इनकी जो पढ़ाई है कल्पना चावला की, इन्होंने किस स्कूल से? इनका है टैगोर स्कूल करनाल, स्कूल का क्या नाम है? टैगोर स्कूल करनाल। यहाँ जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है टैगोर स्कूल में। ये कहाँ का है? ये करनाल का स्कूल है। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जो जब ये बच्ची थी तो उनका व्हाट वाज द ड्रीम, ड्रीम यानी स्वप्न, है ना, कल्पना चावला का जो स्वप्न था, व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, व्हेन वह किस प्रकार से, वह जो है किस प्रकार से देखना चाहती थी, या वो उसके बाद में जो उनकी यात्रा थी, उनका सपना जो था, जब वो छोटी बच्ची थी, तो छोटे बच्चे रहते ना, तो किसी किसी का सपना रहता कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या सपना था, तो
ड्रीम्ड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्पेस, ठीक है ना। उनकी क्या इच्छा थी, उनका स्वप्न था कि हम भी अंतरिक्ष में क्या करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, यात्रा करेंगे। इस प्रकार से उनका स्वप्न था और उन्होंने अपना स्वप्न पूरा किया, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 6 दिया है कि फाइंड आउट यानी ढूंढो या फाइंड आउट करो, एंड राइट है प्रोनाउन यानी होते हैं सर्वनाम, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, सर्वनाम ढूंढना है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में बताएं, ठीक है ना। तो इसका ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसमें हमें क्या ढूंढना है, सर्वनाम प्रोनाउन ढूंढना है। तो प्रोनाउन क्या है इसमें है योर सेल्फ है, यानी स्वयं या खुद, ठीक है ना, योर सेल्फ, ये है इसमें सर्वनाम। क्वेश्चन 7 देखिए, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनकी स्पेलिंग सुधारिए और लिखिए। तो यहाँ देखो MISSION मिशन लिखा हुआ है और सही शब्द होता है मिशन। मिशन माने कोई उद्देश्य होता है ना, उसको बोलते हैं मिशन। और यहाँ रीअर्च लिखा है, रीअर्च नहीं होता, ये शब्द पूरा नहीं लिखा गया है, बोलते हैं उसको रिसर्च यानी खोज करना, क्या करना, खोज, रिसर्च बोला जाता है, रिसर्च, री सा और चा के ऊपर रिसर्च, इस प्रकार से इस शब्द का पूरा उच्चारण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और इन्होंने यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8 में दिया कि व्हाट वाज डेडिकेटेड कल्पना व नासा, जो नासा है, नासा ने कल्पना को कौन सा डेडिकेट यानी समर्पित किया, कल्पना चावला को क्या समर्पित किया, क्या भेंट किया। तो ये सुपर कंप्यूटर क्या दिया उन्होंने, एक सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेट टू कल्पना व नासा के द्वारा कल्पना को एक बहुत अच्छा सुंदर कंप्यूटर भेंट किया गया या समर्पित किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 9 दिया गया है कि मेंशन एनी 2 अवार्ड, कोई 2 जो अवार्ड दिए गए हैं विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। आफ्टर हर डेथ, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद कल्पना चावला को 2 अवार्ड दिए हैं, अवार्ड यानी पुरस्कार, ठीक है ना। उनको इस प्रकार से 2 अवार्ड दिए गए हैं जब कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष में। तो 2 अवार्ड्स विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ इज, कौन कौन से, नंबर 1 उनको दिया गया हेवनली बॉडी, उनको एक स्वर्गीय शरीर, कौन सा शरीर, हेवनली बॉडी, उनको, क्योंकि वो अंतरिक्ष में गई थी, है ना, तो उनको शरीर दिया गया द्वारा बना करके। एक उनको कल्पना चावला हॉल, एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने कल्पना चावला के नाम से एक हॉल बनवा दिया है, ठीक है ना, वो भी उन्हीं के नाम से समर्पित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 10, यहाँ है कि राइट टू लैंस ऑन द फ्लाइट STS, जो उनकी फ्लाइट थी, है ना, 107 STS 107, उस पर हमें क्या करना है, राइट टू लाइन्स यानी 2 लाइनें या 2 वाक्य लिखिए। तो इट विल बी मिशन डेडिकेट टू साइंस, जो साइंस के बारे में या विज्ञान के बारे में अनुसंधान है उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इनके नाम से ये जो है अनुसंधान समर्पित मिशन होगा एक प्रकार का। एंड रिसर्च एंड परफॉर्म ए नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक जो हैं इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है उनका जो फ्लाइट STS है 107, इस प्रकार से उनको ये है वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से उसको रखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 दिया है कि राइट 2 सेंटेंस अबाउट नासा के बारे में कोई 2 वाक्य लिखिए। तो नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यह एक एजेंसी है। क्या है, एक एजेंसी, यहाँ पे वैज्ञानिक काम करते हैं। और दूसरा लिखेंगे हम, इट इस्टेब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 1958, यानी 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश्ड किया गया, यानी उसको स्थापित किया गया या उसकी स्थापना की गई। इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित करना या स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ देखिए, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 12 दिया गया है। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, जो उनका प्रथम अंतरिक्ष मिशन है उसका क्या करना है, हमें उसको डिस्क्राइब करना है, यानी उसका वर्णन करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो उनका प्रथम अंतरिक्ष मिशन है वो कहाँ है, कोलंबिया में था, और वहाँ पर इट लास्टेड, और अंत में फॉर 15 डेज 16 आवर्स, यानी 15 दिन 16 घंटे, एंड 34 मिनट्स, यानी 34 मिनट, डूरिंग दिस टाइम, उनका जो है ये टाइम था, इतने मिनट तक वो चला, और इसके बाद शी वेंट अराउंड द अर्थ है 252 टाइम्स, यानी उन्होंने क्या किया उस समय, वेंट अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के 252 बार चक्कर लगाए, है ना, 200 यानी 252 टाइम्स। ट्रैवलिंग, उन्होंने इतने बार उसकी यात्रा की, और 10 पॉइंट, इसमें जो है ट्रैवलिंग में 10.45 यानी 10.45 बिलियंस किलोमीटर, तो उन्होंने 252 चक्कर में जो है कितने किलोमीटर चले, 10.45 मिलियन किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। और उसमें जो है द क्रे इंक्लूड, उसमें और थे, 2 व्यक्ति और थे, ए जापानीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, जो है वहाँ पे 2 अंतरिक्ष यात्री उसमें शामिल थे। द क्रे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने वहाँ पे कोई प्रयोग किए हैं, सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स, उन्होंने कोई एक इस प्रकार से पौधे रहते हैं ना, पौधों पर ऑब्जर्व किया, उन्होंने पौधों का निरीक्षण किया, फिट ग्रोथ, काय के लिए, भोजन के लिए, है ना, तो भोजन के लिए उन्होंने इस पर क्या किया, उन्होंने उस पर वहाँ पर रिसर्च किया, इन स्पेस एंड टेस्ट, और फॉर मेकिंग, उन्होंने जो वहाँ पर टेस्ट किए स्ट्रॉन्जर मेटल्स एंड फर्स्ट कंप्यूटर चिप्स, उन्होंने वहाँ पर कंप्यूटर की क्या की, एक चिप्स का भी उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में क्या क्या है इस प्रकार से हमें लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 देखिए, हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा, ज्वाइन यानी कब जुड़ी, हाउ डिड या कैसे जुड़ी, है ना, ज्वाइन नासा, जो नासा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अनुसंधान केंद्र है, उससे ये कैसे जुड़ गई हैं, तो वो इंडियन, भारत की है ना। तो कल्पना चावला हैड ज्वाइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, वह एक जो है कहना चाहिए तो अनुसंधान केंद्रों में ये अनुसंधान करने वाली वैज्ञानिक थी, इन 1995 1995 में, एंड वर्कड, उन्होंने क्या किया, काम किया, फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर, जो वहाँ का एम्स अनुसंधान केंद्र है, वहाँ उन्होंने काम किया है, तो उस काम के कारण ये जो है वहाँ पे नासा से पूरे सभी से जुड़ गई थी, ठीक है ना, और वहीं से इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा भी शुरू की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ दिया गया था कल्पना चावला के बारे में, अंतरिक्ष यात्री थी, उसके बारे में हमने इसको समझा है, ठीक है ना। तो इस पूरे पाठ को जो है अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए, है ना, ये इसकी अनुक्रमणिका दी गई है, और इसमें ये लेसन 10 में दिया गया है द बालून मैन, ठीक है। तो इस बालून मैन को आज हम समझेंगे, बालून मैन यानी क्या होता है, गुब्बारे वाला, ठीक है ना। यहाँ देखें ये लेसन 10 इस प्रकार से आपकी एड ग्रेड बुक में भी इस प्रकार से दिखेगा, और ये देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है बालून मैन का, और वो अपने साथ में साइकिल पर ढेर सारे गुब्बारे भी लिए हुए हैं ना, और इसके पास में बच्चे देखिए खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये कुछ पाठ के पूर्व की तैयारी रहती है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, यहाँ से इसको पढ़िए और इसको समझिए। तो इसमें दिया गया है कि हु कैम्स ऑन मार्केट डेज, मार्केट यानी होता है बाजार, डेज यानी बाजार के दिन, हु कैम कौन आता है, हु माने कौन और कम से माने आता है या लाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया था कि पोस्टमैन आता है, बालून मैन आता है, या मिल्कमैन दूध वाला आता है, या वॉशरमैन यानी कपड़ा धोने वाला या धोबी बोलते जिसको, वो आता, कौन आता है, तो ये बालून मैन यानी गुब्बारे वाला आदमी बाजार के दिन आता है। और यहाँ क्वेश्चन 2 दिया गया है कि वेयर डज द बालून मैन स्टाई, जो बालून जो गुब्बारे वाला होता है
वो जो है कहाँ रहता है ना, वो स्टे कहाँ रहता है, तो बताइए कि वो स्कूल में रहता है, कि हॉस्पिटल में रहता है, कि गार्डन में रहता है, या मार्केट स्क्वायर जो बाजार चौक है उसमें रहता है। तो कहाँ रहता है वो? मार्केट स्क्वायर में, वहीं बाजार चौक में वो स्टे यानी रहता है। ठीक है, यहाँ से देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड दिया गया है कि व्हाट डज द बालून मैन होल्ड, यानी जो बालून गुब्बारे वाला आदमी है उसके पास क्या है, तो उसके पास क्या है? सिर्फ बालून्स हैं, गुब्बारे ही हैं उसके पास में, तो बालून्स लिख दीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ आर द बालून्स टाइट टूगेदर, यानी जो पूरे उसके पास जो गुब्बारे हैं वो टूगेदर टाइट किससे वो बंधे हुए हैं, तो ऑल बालून्स टाइट टूगेदर विथ, एक दूसरे के साथ में ए स्टेरिंग, जो स्टेरिंग रहती है रस्सी, क्या होती है? रस्सी, रस्सी से सभी एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। ठीक है ना, तो स्टेरिंग इस शब्द का याद रखिए। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके राइमिंग वर्ड, राइमिंग ऐसा लिख लीजिए इसको, क्योंकि उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती है। तो राइमिंग वर्ड्स, वर्ड यानी शब्द, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग का मतलब होता है तुकबंदी। क्या होता है? तुकबंदी। हमें इनके तुकबंदी शब्द बताना है। जैसे शनि, तो पुस्तक में आया है शनि की जगह पे फनी, फनी यानी मजा। ठग, ठग तो आप जानते हो, ठग की जगह हम लिख देंगे मग, MUG मग। ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बालून्स कॉल्ड, जो हमारे गुब्बारे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, एक पूरे इकट्ठे रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उनको लवली बंच, यानी एक प्यारा सा गुच्छा। बंच यानी गुच्छा, गुच्छा होता है ना समूह इकट्ठा, उसको बोलते हैं बंच। तो ये गुब्बारों का बंच बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के दिए गए हैं क्वेश्चन 7 से। यहाँ पे है कि राइट द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो कलरों के नाम हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन से कलर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेड, पर्पल, पर्पल यानी बैगनी, ब्लू, ब्लू माने नीला, एंड ग्रीन, ग्रीन माने हरा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ग्रीन, ग्रीन, ब्लू नीला, पर्पल, क्या लिखा है? पर्पल, ऐसा पर्पल, पर्पल यानी बैगनी, बैगनी को भट्टा रंग भी बोलते हैं, रेड। ठीक है, रेड तो आप जानते हैं लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है कि व्हाट इज द थिंग्स विच द बालून मैन नेवर सीम्स टू थिंग्स, यानी जो गुब्बारे वाला है वो किस चीज़ के लिए कभी नहीं सोचता है। ठीक है ना, नेवर कभी नहीं, सीम्स टू थिंग्स नहीं सोचता है, तो वो देखा आपने कभी, एंड नेवर सीम्स टू थिंग्स ऑफ लंच, जो दोपहर का हमारा लंच होता है उसके बारे में वो कभी नहीं सोचता कि हमें भी लंच करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 9, तो इसमें है ऑन विच डे द बालून्स ठग एंड ठग लाइक एनीथिंग से, एनीथिंग दूसरी वस्तुओं की तरह, ठग एंड ठग यानी खींचते हैं, ऑन विच द डे किस दिन, बालून्स, बालून्स किस दिन एक दूसरे या दूसरी वस्तुओं की तरह वो एक तरफ खींचते जाते हैं। तो इफ देयर इज ए विंड, जब हवा चलती है, ऑल द ठग एंड ठग लाइक एनीथिंग, तो वो दूसरी वस्तुओं की तरह भी खूब बिखर जाते हैं और दूसरी इधर उधर खींचने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 10 दिया गया है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वंच, वंच यानी होता है समूह या गुच्छा, क्या होता है? हम इसको बोलते हैं गुच्छा, और बहुत अच्छा शब्द आप प्रयोग करते होंगे तो इसको बोलते हैं समूह। ठीक है ना, किसको? बंच को। तो इसमें है मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाइए, मेक यानी बनाना, सेंटेंस यानी वाक्य, यूजिंग द वर्ड, इस शब्द का प्रयोग करके, किसका? बंच, BUNCH बंच, बंच यानी गुच्छा या समूह। तो हम यहाँ बनाएंगे कि द प्लेयर्स वर अ ग्रेट बंच, ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा, ग्रेट यानी ग्रेट, ग्रेट यानी बड़ा, है ना, बहुत बड़ा समूह है, किनका? प्लेयरों का, जो हमारे खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह है। इस प्रकार से आप एक वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 11 दिया गया है, यहाँ से थोड़ी यानी कहना चाहिए कि लॉन्ग आंसर साइड के क्वेश्चन रहते हैं, तो इनमें देखें, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बालून मैन, तो जो बालून मैन है, बालून मैन के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा कि अबाउट बालून मैन, यहाँ पे थोड़े से
कितने वाक्य दिए, राइट 5 सेंटेंस, यानी 5 वाक्य, लगभग 5 वाक्य हो जाएं इतने हमें यहाँ पे बालून मैन के बारे में लिखना है, जो हमने अभी पढ़े हैं। तो हमने देखा है कि ही ऑलवेज कम्स, यानी वह हमेशा आता है। कब आता है? ऑन मार्केट डेज, यानी बाजार के दिन। एंड होल्ड्स बालून ए लवली बंच, जो है उसके पास बहुत प्यारे प्यारे से जो है बालून के गुच्छे होते हैं, यानी समूहों में बहुत ढेर सारे होते हैं। इन द मार्केट स्क्वायर ऑन ही स्टे, स्टे यानी वह रहता है या निवास करता है। कहाँ निवास करता है? मार्केट स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर यानी मार्केट का जो चौक है ना, उसको हम मार्केट स्क्वायर बोलते हैं, वो वहाँ पर रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक्स ऑफ लंच, वो कभी लंच के बारे में सोचता नहीं है। और देयर आर रेड, उसके पास क्या है? रेड एंड पर्पल, बैगनी, ब्लू नीले, एंड ग्रीन, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन माने उसके पास हरे रंग के, एन लिख लीजिए आर की जगह पे तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एन लिख लें, यहाँ पे एन नहीं लिख पाया है, ठीक है ना, तो एन लिख दीजिए यहाँ पे एन, ग्रीन, ग्रीन माने हरे रंग के उसके पास में गुब्बारे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 12 दिया गया है कि राइट यानी 5 लाइन्स, राइट माने लिखो, यानी 5 यानी कोई 5 लाइनें ऑफ द पोएम, जो पोएम दी गई है किसकी? द बालून मैन, बालून मैन के बारे में जो कविता है उसकी कोई 5 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह मान बाजार के दिन आता है। एंड होल बालून, उसके पास में जो गुब्बारे हैं ढेर सारे रहते हैं। ये लवली बंच, बहुत प्यारे प्यारे गुच्छे भी रहते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, वो कहाँ रहता है? मार्केट चौक में रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक्स ऑफ लंच, वो कभी भी दोपहरी के भोजन की चिंता नहीं करता है। और देयर आर उसके पास में रेड एंड पर्पल यानी बैगनी, ब्लू एंड ग्रीन, इस प्रकार के उसके रंगों के गुब्बारे हैं उसके पास में। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, जब धूप होती है, धूप के दिन भी, द कार्स यानी जो गाड़ियाँ, एंड पीपल गेट बिटवीन, इन गाड़ियाँ और जो लोग होते हैं उनके बीच में वो रहता है। यू सी दैम शाइन, और आप उनको कैसा? शाइन यानी चमकता हुआ, फार अवे, दूर से देख सकते हैं, है ना, आप दूर से भी देखते हैं कि वो है गुब्बारे वाला आदमी। ठीक है, वहाँ झुंड या भीड़ में गाड़ियों के पास में वो वहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोएम की 4-5 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे। है सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है ना, इसमें सेव वाटर सेव लाइफ, इससे मतलब है कि पानी को बचाएंगे तो जीवन को भी बचाएंगे, यानी सेव वाटर सेव लाइफ, पानी सुरक्षित है तो जीवन भी सुरक्षित है, कहते हैं ना, एक नारा बहुत अच्छा है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ। इस प्रकार से ये जो पाठ दिया गया है, देखिए आपको इस चित्र में जो दिया गया है दिखाया भी गया है। इस प्रकार से ये जो है वाटर है, पानी बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी भी दी गई है। यहाँ थोड़ा सा जो दिया गया है इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। तो पाठ के पूर्व की जो इसमें थोड़ी सी इसमें तैयारी के लिए निर्देश दिए रहते हैं, इनको पढ़ लें। और जो पाठ रहता है, पूरा पाठ, यदि हम प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ से देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और इनमें से ये देखें कि इनमें जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको अच्छे से समझिए, क्योंकि हमसे यदि इतना भी बनने लगता है तो हमें पाठ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज, जो कंजर्वेशन है कहना चाहिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि संरक्षण करना, है ना, संरक्षण करना, कंजर्वेशन। द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है टू वेस्ट, वेस्ट यानी खर्च करना, टू सेव या बचाना, टू पॉल्यूट, पॉल्यूट यानी जो होता है प्रदूषण, प्रदूषण करना, टू कट यानी काटना। तो इसका कंजर्वेशन का मतलब है सेव करना यानी बचाना, टू सेव। ठीक है, उसका हमें मीनिंग या उसका अर्थ बताना था। क्वेश्चन 2 दिया गया है, यहाँ ब्लैंक दिया है, इज यूज्ड, उपयोग करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यानी बिजली उत्पन्न होती है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो वहाँ पे स्टेशन है जल विद्युत ऊर्जा जो कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा उपयोग करने के लिए उस स्टेशन पर जो बिजली तैयार की जाती है वो किससे की जाती है? यहाँ पे लिखा है एयर यानी हवा से, कि सोलर एनर्जी से, कि सॉइल यानी मिट्टी से, या वाटर से। तो किससे उत्पन्न की जाती है? वहाँ पे जो जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन होते हैं वाटर से, वहाँ पर जो जल रहता है उसी से ये बिजली जो है उत्पन्न की जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, ये ब्लैंक इज द आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और मैन मेड यानी मानव निर्मित, यूनिट टू सेव द वाटर, जो पानी बचाने की इकाई है, पानी बचाने की, वो क्या है, उसका नाम बताइए। रिवर, सी समुद्र, डैम बांध, और रेवोल्यूट, रेवोल्यूट माने नाले आले होते हैं उनके लिए रेवोलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो पानी बचाने के लिए है उसको बोलते हैं बांध। बांध बना दिए जाते हैं, तो एक निर्मित इकाई भी है इसकी कि हम बांध बना करके पानी को सेव कर सकते हैं, पानी रोक सकते हैं, है ना। क्वेश्चन 4 दिया है कि राइट वन वर्ड्स फॉर बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, जो नदी रहती है, नदी पर एक बहुत बड़ी दीवार बना दी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम डैम ही बोलते हैं, बांध बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, इसका हमें सिंपल पास्ट टेंस में जो वाक्य दिया गया है इसको चेंज करना है। तो नेहा दिया है कि नेहा लिव्स इन भोपाल, नेहा भोपाल में लिव्स यानी रहना यानी रहती है, लिव्स एज लगा हुआ है, यानी ये जो है प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना। तो नेहा भोपाल में रहती, इसको चेंज करना है, तो किस में करेंगे हम, इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे वाक्य दिया गया है, तो हमें क्या बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में लिव का क्या हो जाता है, लिव्ड, तो हम यहाँ लिख देंगे नेहा लिव्ड इन भोपाल, नेहा भोपाल में रहती है, लिव का क्या हो जाता है, लिव्ड, लिव लिव्ड लिव्ड, है ना। इस प्रकार से हमारे जो है टेंस की 3 फॉर्म चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, दिया गया है कि रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, जो कटिंग हो रही है किसकी, ट्रीज यानी पेड़ों की, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जो जंगल हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, उनमें दूरी होती जा रही है, हैव रिजल्ट इन, उनका परिणाम क्या है या उनका परिणाम क्या हुआ। तो रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्ट, उनका परिणाम क्या हुआ, इन स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी यानी अल्प या बहुत कम मात्रा में वर्षा का होना, रेनफॉल यानी बहुत कम मात्रा में वर्षा हुई है, किसके कारण, पेड़ों के कट जाने से और जंगलों के विनाश हो जाने से, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 7 दिया है, राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस यानी स्रोत, कोई 2 ऐसे स्रोत लिखो पानी के जो आप जहाँ से पानी लेते हैं या पानी मिलता है, ठीक है ना। रिवर्स एंड लेक यानी नदी और झीलें, तालाब, है ना, यहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया है कि फॉर्म वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन, जो पानी है, पानी हमें सिंचाई के लिए, इरिगेशन सिंचाई जो होती है कहाँ से मिलता है, फॉर्म वेयर डू वी गेट, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन यानी फसलों की सिंचाई के लिए, फॉर्म कहाँ से, रिवर्स, पॉन्ड्स, तालाब, बैल, कुआं इत्यादि, इनसे हमें 2-3 स्थानों के नाम लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें दिया गया है कि वाई आर वी फेसिंग द स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर, जो वाटर है स्कॉर्सिटी यानी जो समस्या है पानी की कमी की समस्या का फेसिंग सामना, वाई आर वी हम कैसे करते हैं, तो वी सी स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पानी की जो है हर जगह किल्लत बढ़ती जा रही है, हर जगह जो है पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, विच इज adversely affecting the cultivation of crops, क्रॉप्स यानी जो फसलें होती हैं, जो हमारी फसलें हैं उन पर, खेती पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी पानी ना मिलने से हमारी फसलें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसकी स्कॉर्सिटी यानी इसका कमी का हम सामना कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, यहाँ है चेंज द वर्ब्स फॉर्म सिंपल पास्ट टू सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट से हमें पास्ट टेंस में यहाँ पर जो है हमारी वर्ब क्रियाएं दी गई हैं, इनको बदलिए। तो देखिए बदलने का हम तरीका जानते हैं, जहाँ बाई लगा रहा है तो हम IED लगा देते हैं, और जहाँ पे शब्द लिखे रहते हैं वहाँ हम ED लगा करके उसका जो है हम पास्ट सिंपल पास्ट में क्रिया को बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोटिवेट, मोटिवेट मोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है, D लगा देंगे। एम्प्टी, बाई आया है, बाई को हटा करके क्या लगाएंगे, IED, तो यहाँ देखिए IED यहाँ पे लगा दिया, तो इम्पीटीड
ड्राई, इसमें भी बाय है तो ड्राइड हो जाएगा, है ना, यानी ड्राइड। और क्लीन, ईडी लगा देंगे तो क्लीन्ड क्या हो जाएगा, क्लीन्ड। ठीक, इस प्रकार से हमें इसका सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदल देना है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखिए, विच इम्पोर्टेंस इशू, यानी महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मुद्दा है, इशू है, हैज़ बीन रेज्ड इन दिस लेसन, इस लेसन के बारे में जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया वो क्या है। इन दिस लेसन एट has been said about the conservation of water at present, जो वर्तमान में पानी के संरक्षण का जो मुद्दा उठाया गया है, ये जो है यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। और वर्तमान में जो है वाटर इज बीइंग मिस्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हम देख रहे हैं हर जगह पानी का दुरुपयोग ही हो रहा है, हर जगह पानी बह रहा है ना। तो इस प्रकार से पानी के संरक्षण के बारे में इस पाठ में मुद्दा उठाया गया है। यहाँ देखिए 12 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़े से, और यहाँ लिखा है कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ जो नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इस चित्र को पहले देखिए, अच्छे से समझिए। ये जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, चित्र को देख करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो चित्र है ये पूरा गोल बना हुआ है, यानी ये एक अर्थ है, पृथ्वी के बारे में है ना। तो ये पृथ्वी बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए नल से पानी बह रहा है, यहाँ पर रिसाइकलिंग हो रही है, कोई चीज़ माने द्वारा इस पर बनती जा रही, फिर बिगड़ती जा रही। यहाँ देखिए ये तालाब, और इसमें मछलियाँ, यानी पानी में मछली तैर रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और यहाँ देखें ये जो है पॉल्यूशन लिखा हुआ, स्टॉप यानी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, जो है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, है ना। यहाँ पे प्रदूषण है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कई प्रकार के पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। तो इस चित्र से व्हाट इज दी पिक्चर अबाउट, जो पूरी पे यहाँ पे ये पिक्चर चित्र बताया गया किसके बारे में है, व्हाट इज दी पिक्चर अबाउट, ये पिक्चर ये चित्र किसके बारे में है। तो दी पिक्चर अबाउट सेव नेचर, यानी जो प्रकृति है, प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ पर जो है ये चित्र दिखाया जा रहा है। सेव नेचर, प्रकृति को बचाइए, इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, यानी नेचर यानी जो प्रकृति है, प्रकृति किस चीज़ों से बनी हुई है, यानी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो दे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, देखिए विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं इसके साथ में, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। सबसे पहला है एयर, हवा, वाटर पानी, सोइल मिट्टी, ट्रीज पेड़, इन सब चीज़ों को यहाँ पे पाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकृति। ठीक है ना। राइट दी नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एयर पॉल्यूशन यानी हवा प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी पानी प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन और जमीन भूमि का भी प्रदूषण हो रहा है। व्हाट आर दी 3 थिंग्स, कोई अपनी ऐसी 3 सोचें बताइए जिससे वी कैन डू सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, सेव बचा सकते हैं। तो ऐसे आप कोई 3 यहाँ पर अपनी सोच बताइए कि आपकी क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हवा जो है इसको जो है प्रदूषण से बचाएं, वाटर यानी पानी को प्रदूषण से बचाएं, एंड लैंड और ज़मीन को भी प्रदूषित ना होने दें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 13 दिया गया है कि मेंशन सम स्टेप, कुछ इस प्रकार से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मेंशन सम स्टेप दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो कंजर्व वाटर किया जा सकता है, पानी बचाव किया जा सकता है, उसके कुछ इस प्रकार से मुद्दे यानी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो उनको आप यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि प्रीफर यूज द शावर, किसका उपयोग करें, शावर का। नॉट ऑलवेज ए बाथ, बाथ जो हम नहाते हैं उसको हम हमेशा ना नहाएं, और हम नहाते हैं तो किसका उपयोग करें, शावर का उपयोग करें। वैन ब्रूशिंग योर टीथ, जब आप दांत साफ कर रहे होते हैं, क्लोज दी टैप, नल को क्या करें, नल को बंद कर दें, ऐसा नहीं कि नल से पानी बहते ही रहे। यूज ए वाटरिंग कैन टू वाटर द प्लांट्स, जब हम पौधों पर पानी देते हैं तो यूज अ बुकेट, हमें क्या है वो पानी वाले जो हमारे वर्ल्ड बुकेट रहती है ना, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, फुहारा जिसको बोलते हैं। और द फ्लोर्स
क्लीन, जब हम क्लीन द फ्लोर्स, जब हम फर्श को साफ करते हैं। व्हेन शॉपिंग इन द शावर, वहाँ पर भी जो हमें जो है बुकेट यानी बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। और जो है शावर क्लोज, हमें उस जो शावर है वो हम जब उसमें से पानी गिरता है तो उसमें हमें शावर को, शावर टैप जो उसका नल रहता है उसको क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहा रहे हैं तो उसमें से भी पानी बहता रहे, ठीक है। इस प्रकार से हम पानी का बहाने, पानी जो बह रहा है या पानी बर्बाद हो रहा है तो हम मुख्य इस प्रकार से कदम उठाएं जिससे कि पानी को संरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न है 1 से जो 13 तक के इस पाठ के प्रश्न थे, इसके माध्यम से हमने आज पानी को बचाना, इससे जो लेसन था हमारा वो हमने इससे अच्छे से समझ लिया है। अब आप जो है इसके जो है इन प्रश्नों को सभी को आप एट ग्रेड बुक में लिख दिया है। नो मोर अबाउट, ये दिया गया है नो मोर अबाउट, इसके बारे में है कि ये जो है और अधिक जानकारी प्राप्त करिए, इसके बारे में है। तो यहाँ देखें, ये जो लेसन 12 दिया है इस चित्र के माध्यम से भी यहाँ समझेंगे, देखेंगे। तो इसमें दिया गया है नो मोर अबाउट, लेसन 12। तो आगे देखिए जो चित्र है ये यहाँ पे आप देख करके भी बता सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी वेशभूषा कैसी है। तो ये देखने से ही लगते हैं कि देखिए यहाँ पे ये किस जाति के हो सकते हैं, है ना। इनका पहनाव अलग आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे पाठ के पूर्व की तैयारी भी इसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पाठ है ये आदिवासियों के रूप में इनके गहने लगते हैं, जैसे ये लोग आदिवासी हों, है ना, भील, गौड़, इस प्रकार से लोगों का ये पहनाव जिनका रहता है। तो ये जो है इस जाति में आते हैं। चलिए इसके आगे जो दिया गया है इस पाठ को यहाँ से हम समझते हैं। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है, ये दिया गया है पाठ है, यहाँ दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको हम यहाँ से देखेंगे। तो इसमें दिया गया है द वर्ड भील इज डेरिव्ड फ्रॉम ए, यानी जो भील लोग हैं इनकी जो उत्पत्ति है, कहना चाहिए कहाँ से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति जो है, भील शब्द कहाँ से आया है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत वर्ड, कोई संस्कृत का शब्द है क्या ये, या हिंदी का कोई वर्ड है, या डेरेविडियन वर्ड है ये, या गुजराती वर्ड है, कौन सा शब्द है ये। तो ये जो है यहाँ से द्रविड़ वर्ड है, क्या कौन सा वर्ड है, द्रविडियन वर्ड है ये, ठीक है ना। तो ये द्रविडियन से लिया गया है। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें दिया है कि द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डिकोरेटेड विथ, जो इनकी दीवारें होती हैं घरों की, हाउस ऑफ द हाउस, घरों की दीवारें, वो डिकोरेट विथ है, किससे सजाते हैं, डेकोरेटेड किससे करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था मड यानी कीचड़ से, और लिखा है पिथोरिया पेंटिंग, और लिखा हुआ है कार्टून से, कार्टून्स होते हैं ना उनसे सजाते हैं, या काऊ डग, या जो गाय का गोबर होता है उससे सजाते। तो किससे सजाते हैं, इनके यहाँ पे पिथोरिया पेंटिंग होती है। कौन सी पेंटिंग, पिथोरिया पेंटिंग, उससे अपनी दीवारें सजाते हैं जो भील लोग रहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन है 3। तो यहाँ पे देखें, इसमें है कि तेजीराम तीजनबाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ, ये जो थी तीजनबाई, जो प्रसिद्ध गायिका हुई हैं, तीजनबाई एक प्रसिद्ध गायिका हैं। तो वो कौन सा इनका गायक है, कौन सा इनका संगीत है जिनसे ये प्रसिद्ध हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत है, या कर्नाटिक म्यूजिक, या कर्नाटक का है कोई, या पॉप म्यूजिक है यानी पॉप संगीत है ना, और या पांडवी म्यूजिक, इसको पंडवीन या पंडवानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडवानी म्यूजिक। तो कौन सा है ये, इनका तीजनबाई का जो संगीत था वो था पंडवानी म्यूजिक, ठीक है। तो हम यहाँ पंडवानी म्यूजिक इसमें भर देंगे, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर दिए गए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ से जो हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है इसको देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 दिया है कि ऐड सफिक्स, यानी ऐड करके यानी जोड़िए, क्या जोड़ना है, एलवाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें एलवाई जोड़ करके टू मेक देम एडवर्ब्स, जो नीचे क्रिया दी गई हैं, एडवर्ब दी गई हैं, इनमें हमें क्या जोड़ना है, एलवाई जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है वीक, वीक में एलवाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वीकली।
यहाँ पे मैन दिया है MAIN, मैन, मैन यहाँ का हो जाएगा मैनली, क्या हो जाएगा मैनली। क्वेश्चन 5 में है कि राइट एनी टू फेस्टिवल ऑफ भील ट्राइब्स, जो भील ट्राइबियस रहते हैं उनके यहाँ पर कोई दो त्योहारों को लिखना है, तो देवासा एंड दिवाली इनके दो त्यौहार हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें है कि अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। जो इसमें साइलेंट वर्ड आया है उसको अलग से लिखिए। नीचे जो दिया गया है यहाँ पर बोला जाता है टॉक, यहाँ बोला जाएगा नो। तो अब देखिए यहाँ टॉक, टॉक बोलते हैं, एल साइलेंट रहता है, तो एल क्या है यहाँ पे साइलेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे टॉक के आगे एल, एल इसमें साइलेंट है। यहाँ बोला जाता है KNOW नो, तो इसमें के साइलेंट होता है, तो के यहाँ हम आगे लिख देंगे कि ये के जो है इसका साइलेंट वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे है कि राइट दी नेम ऑफ एनी टू ऑर्नामेंट्स ऑफ भील्स। ऑर्नामेंट्स यानी होता है आभूषण, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, ऑफ भील, भीलों के, एनी टू कोई दो आभूषणों के क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इनके दो आभूषण हैं, तो एयरिंग्स एंड नोज पिन। एयरिंग्स आप जानते होंगे, जो कानों में एयरिंग्स पहने जाते हैं ना, उनको एयरिंग्स बोलते हैं, ठीक। एंड नोज पिन, अब ये नोज पिन जो नाक में पहनी जाती है, जिसको नथुनिया में अपन लोग बोलते हैं, है ना, तो नोज पिन, ये दो उनके विशेष आभूषण हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ है कि हु इज ए पैमा फैत्या। पैमा फैत्या कौन है, तो पैमा फैत्या इज आ भील आर्टिस्ट, जो भील लोग हैं उनकी ये आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट, इनके बारे में आप क्या जानते हो। जैसे यहाँ पे है गुदानी, बुदानी एंड चिन्हा। तो देखिए ये जो गुदानी, बुदानी और जो चिन्ह हैं, तो ये हैं दीज आर आर्ट्स, क्या हैं ये आर्ट्स हैं, एक प्रकार की कला है। फॉर्म्स ऑफ केरे कर्कस एंड गोंड, जो गोंड और केरे कर्कस है, जो जातियां हैं उनके ये विशेष आर्ट्स हैं, विशेष चिन्ह हैं। ये क्या करते हैं, अपने जो हैं अपने अंग रहते हैं उन पर ये यानी उनको चिन्हित कर लेते हैं या गुदवा लेते हैं। गुदानी बुदानी बोला जाता है उन्हें। एंड चिन्हों को क्या करते हैं, यहाँ पे बनवा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखें तो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हमें पैसिव वॉइस में यहाँ बदलना है सेंटेंस को। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा है द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस। तो यहाँ देखिए जब हम इसको बदलते हैं तो जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया फर्स्ट फार में होती है, तो सेकंड फार की क्रिया यहाँ पे लग के बाई जो है इसका ऑब्जेक्ट को बदल दिया जाता है और सब्जेक्टों को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे जो यहाँ से दिया गया है कलरफुल ड्रेसेस, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कलरफुल ड्रेसेस। लाइक है तो क्या हो जाएगा लाइक्ड, और यहाँ व्हील को लिखेंगे तो बाई व्हील्स। इस प्रकार से हम इस एक्टिव से क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में इसको बदल देंगे। और यहाँ देखिए दिया है कि माई मदर कुक्स फूड, दिया है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि फूड से, है ना। फूड इज कुक्स बाय माय मदर, किसके द्वारा, मेरी माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। ऐसा इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 11 दिया है कि मेंशन द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स दैट लिव इन अ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो जातियाँ रहती हैं, कौन सी जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स बोले जाते हैं, तो कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, कौन सी जनजातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर गौड़ कौन रहते हैं, गौड्स, बैगा और कर्कस, कर्कस एक जाति होती है, और भारियास एक भारिया जाति होती है। इस प्रकार से ये जो हैं जनजातियाँ हैं, ठीक है ना, ये जनजातियों में आती हैं ये सभी जातियाँ। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 12 दिया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउस। जो भीलों के घर होते हैं उन पर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बताएं, लिखें यहाँ पे। तो द भील्स हाउस जनरली रेक्टेंगुलर इन अ स्पेस। उनके जो घर होते हैं उनका स्पेस रेक्टेंगुलर माने आयत के आकार के होते हैं। इस प्रकार से जो आयत देखा ना आपने, ऐसे इस प्रकार के, और कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए स्पेसियस रूम एंड अटैक। उनके जो रूम होते हैं बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं,
और जो ऊपर बना लेते हैं वो उसको एटक बोलते हैं, यानी जिसको हम अटारी कहते हैं, है ना। द वॉल्स आर रेज्ड विथ बाम्बू, और जो उनकी दीवारें होती हैं वो बांसों की बनी होती है, बाम्बू यानी बांस है, और स्प्लेट्स से प्लास्टर्ड, उन पर वो क्या करते हैं, बांसों पर प्लास्टर करते हैं, विद द मिक्सर, मिक्सर बनाते हैं ये लोग, किसका, ऑफ है काउ डग, जो है गाय का गोबर, मड मिट्टी, एंड चॉप्ड स्टार्स, जो यानी भूसा और उसका मिश्रण होता है, भूसे का मिश्रण, वो सब इसमें मिला करके ये मिक्सर करके फिर उस पर क्या करते हैं, प्लास्टर्ड यानी पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। इस प्रकार से उनके जो घर होते हैं इस प्रकार से बने होते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 13 दिया है कि हाउ भगोरियाज हार्ट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स, डिस्क्राइब, जो भील लोग हैं वो जो है भगोरिया हाट को कैसे मनाते हैं, यहाँ डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है। तो दे फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, अपने जो रिलेटिव रहते हैं और दोस्त रहते हैं, रिलेटिव यानी रिश्तेदार, उन सबको क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। और आफ्टर, इसके बाद में, देम स्वीट्स ए स्नैक्स, नाश्ता और मिठाइयाँ उनको बांटते हैं या देते हैं। द चिल्ड्रन इंजॉय, और जो बच्चे रहते हैं वो आनंद मनाते हैं, किससे, ए राइड ऑन द विंग्स, वो जो है पंखों पर सवारी लेते हैं, सवारी करते हैं और उसका आनंद मनाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही मिलते। दिया गया है लेसन 13, इसमें है कि वर्च्यू पेज, वर्च्यू यानी होता है पुण्य, और पेज यानी देना, है ना, पे करता है ना, तो पुण्य क्या देता है, कहना चाहिए तो फल देता है, पुण्य क्या देता है, फल। तो इस प्रकार से ये जो पाठ दिया गया है इसमें देखें, यहाँ पर ये देखिए 4-5 आपको व्यक्ति दिख रहे होंगे, पेड़ है, पेड़ पर कोई एक व्यक्ति मतलब चढ़ गया है ना, इस प्रकार से। तो आपने जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ी सी पूर्व की तैयारी दी गई है इस पाठ की, इसमें दिया गया है कि पाठ की पूर्व की तैयारी, है ना। तो इसमें दिया है कि पहले आपने देखा होगा रामायण, महाभारत इत्यादि, इनके बारे में नाम भी सुना होगा। तो इसमें लिखा है कि पहले रामायण लिखी गई कि महाभारत। रामायण एवं महाभारत के रचयिता बताएं कौन कौन थे। रामायण के कौन कौन से कैरेक्टर को आप जानते हैं जो रामायण के पात्र हैं। महाभारत के कौन कौन से कैरेक्टर को आप जानते हैं। कौरव और पांडवों के बारे में भी आपने सुना ही होगा। कौरव के सबसे बड़े और पांडवों के सबसे छोटे भाइयों को पूछें कौन कौन थे, तो इन सभी के नाम आपको महाभारत से आपने यदि सुना होगा तो अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो भी आपको बता सकते हैं। पांडवों को वनवास मिला था, है ना, इस प्रकार की उसमें कहानी दी गई है। तो ये सारी जो है यहाँ पे पूर्व की जानकारी के लिए आप सभी इनको पहले से तैयार कर सकते हो, पूछ सकते हो घर में, है ना। अब देखें यहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से इस जानकारी के माध्यम से भी हम इन सभी को समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, ये दिए गए। तो इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें दिया गया है कि द सन ऑफ माद्री इज, जो माद्री थी उसके पुत्र का क्या नाम है या उसका पुत्र कौन था। इसमें दिया गया है नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। कौन था उसका पुत्र, नकुल। नकुल और सहदेव दो थे, इसमें नकुल जो आया है हम यहाँ पे नकुल को मतलब भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है यहाँ पे, और इसमें दिया है कि हु बाय द स्पिरिट ऑफ वुड्स। वुड से आने होता है आत्मा, माने जंगल की जो स्पिरिट आत्मा है वह कौन है। तो जंगल की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसमें आया है कि यक्ष को, अर्जुन को, श्री कृष्णा को या सहदेव, किसको कहा गया है। तो वो जंगल की आत्मा जो थी वो यक्ष था। कौन था, यक्ष। ठीक है, यहाँ यक्ष भर दीजिए। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें है कि द पांडवाज लेफ्ट फेल्ट वेरी, दो जो पांडवा थे बहन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे या जंगल में भटक गए थे। द पांडवाज लेफ्ट वेरी, उनको बहुत लगी, क्या लगी भाई, यहाँ लिखा है कि हंग्री यानी भूख लगी, और थ्रस्टी यानी प्यास लगी, या ग्रेडी यानी और लालची थे कुछ चीज़ के लिए, या हैप्पी या खुशी थे, तो या प्रसन्न थे, है ना। तो उनको क्या लगी थी, थर्स्टी यानी प्यास लगी थी,
और वो जंगल में क्या हुए थे, भटक गए थे उस समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देख, तो इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं, इसमें क्वेश्चन 4 दिया गया है कि हाउ मैनी क्वेश्चन, यानी कितने प्रश्न डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से जो यक्ष था उसने कितने प्रश्न पूछे थे। तो कितने प्रश्न पूछे थे, 8 क्वेश्चन, यानी 8 प्रश्न, उसने 8 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे थे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 इसमें है कि राइट वन वर्ड्स, एक शब्द लिखें। ए बिल्ड प्लांट ग्रोइंग, यानी जहाँ पे जंगली पौधे उगाते हैं। वेयर इज नॉट वांटेड, यानी कहना चाहिए जहाँ पर कोई नहीं जाता है या जहाँ युद्ध नहीं होता है ना। तो उसके लिए एक शब्द होता है वीड, वीड यानी होता है खरपतवार, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ पे खरपतवार उगाती है, यानी बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। हु वाज नकुल्स मदर, नकुल जो था उनकी माँ कौन थी। तो नकुल की माँ का नाम था माद्री। क्या नाम था, माद्री। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि हु वाज द इल्डेस्ट ब्रदर, जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, यमंग दी पांडवास, पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन हैं। तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग दी पांडवास, पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे, युधिष्ठिर थे। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से क्वेश्चन जो 8 दिया गया है, इसमें दिया है कि हु सेड दिस, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि हु सेड दिस, यानी यह किसने कहा। हु सेड, किसने कहा इसको, इस वाक्य को। लिखा है कि स्टॉप, रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर, कहा कि रुको, अभी पानी नहीं पी सकते। टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल, जब तक आप इन नियमों का पालन न कर लें तब तक आप जो है पानी नहीं पी सकते। यह किसने कहा, तो यक्ष सैड दिस, यह किसने कहा, यक्ष ने। जो यक्ष था ना, जंगली है, कहना चाहिए जंगल का आदमी है वो, तो हमने आगे पढ़ा है कि जंगल की आत्मा है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल, यदि आप नकुल के स्थान पर होते तो आप क्या करते। इफ वेयर इन नकुल प्लेस, यदि मैं उनके स्थान पर होता तो आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करता या प्रयास करता, टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर। कौन, ऑफ द यक्ष करेक्टली, जो यक्ष के प्रश्न थे उनको सही उत्तर देने की मैं क्या करता, ट्राई करता, यानी कोशिश करता। ठीक, क्वेश्चन 10 दिया है कि राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, जो पांडव हैं पांचों, उसके हमें क्या करना, नाम लिखना है कि कौन कौन थे। नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड सहदेव, इस प्रकार से ये जो थे 5 पांडव कहे जाते हैं। इन पांचों के ये नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है नंबर 11 दिया गया है, बहुत अच्छे से इसको देखिए और समझिए। इसमें लिखा है कि मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, ये 2 यहाँ पे मॉडल शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ कैन, कैन माने होता है सकना या सकता, और मे माने होता है सकना या सकता, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैन इस हम यहाँ प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे कि यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, और मे आई कम इन सर, आप ये वाक्य हमेशा बोलते हो। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है ना, ये मे माने सकना, ये जो है हमारे जो सब्जेक्ट रहता है उसके पहले लगा देने पर ये क्वेश्चन बन जाता है। और मे माने होता है सकना। ठीक है, आई माने मैं, कम आ सकता हूँ, इन अंदर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मे आई कम इन सर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-7 वाक्यों में हमें कम से कम ये देना है। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग टॉपिक, ये टेलीफोन टॉपिक दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें दिया है, यहाँ पढ़िए कि रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन और केयरफुल एंड प्रिपेयर ए मैसेज फॉर रानी।
रानी का ये कन्वर्जेशन यानी टेलीफोन पर जो बातचीत या वार्तालाप है वो यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है। इसको रीड फॉलोइंग यानी जो नीचे दिया है एमएस पैसेंजर, इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके नीचे जो दिया गया है उस प्रश्न का उत्तर है भी यहाँ पे दें। तो यहाँ देखें, इसमें है ये टेलीफोन पर बात हो रही है। मीना कह रही है कि मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो उसके जो पिता हैं वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं सॉरी सी हैज़ गॉन, वह तो चली गई है टू मार्केट, वहाँ कहाँ चली गई है वो मार्केट। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। हु इज कॉलिंग, आप जो बात कर रही हैं वो आप कौन हैं। तो मीना बोलती है कि आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी मित्र मीना हूँ। तो पिताजी बोलते हैं उसके कि ओके, इज हियर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कोई संदेशा है। तो मीना कहती है कि प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, उससे कह देना कृपया कि मेरी वह नोटबुक वापस कर दे। तो फादर बोलते हैं ओके, आई विल कॉन्वे योर मैसेज, बिल्कुल निश्चित ही, बिल्कुल श्योरली मैं आपका ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। तो मीना कहती है थैंक यू अंकल, और थैंक यू अंकल बोल करके वह अपना फ़ोन रख देती है। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे पैसेंजर पूरा दिया गया है, यहाँ देखिए, तो हम उसका उत्तर इस प्रकार से लिखें कि रानी शुड बुक ऑन हैव रिटर्न, रानी को जो है उसकी बुक वापस करना चाहिए थी। किसकी, मीना की। मीनाज टाइम, उस समय जब मीना को उसकी आवश्यकता थी। और वैन मीना नीडेड इट, और जब वह मीना क्या थी, चाह रही थी कि हमारे पास हमारी बुक होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे 13 दिया गया है, इसमें है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेस, यानी जो हमें पुण्य फल देता है उसके बारे में ये जो है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, जो स्टोरी है इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दी मोरल ऑफ वर्च्यू पेज इज दैट नो पर्सन शुड, जो ये पुण्य की जो कहानी है या पुण्य या नैतिक मूल्य जो है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कहता है कि पर्सन शुड बी लुक्ड माने नहीं देखना चाहिए, डाउन ऑन यानी उसको हे दृष्टि से, बी शुड नॉट बी प्राउड और घमंड नहीं करना चाहिए, नो मैटर हु वी आर, हमें किसी भी व्यक्ति को यानी कहना चाहिए है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दिस स्टोरी इज अबाउट द पांडवास, जो यहाँ पे स्टोरी दी गई है ये पांडवों के बारे में दी गई है। व्हेन दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, जब वो पानी की तलाश में थे। व्हाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, और जंगल में पानी की तलाश के लिए घूम रहे थे। ऑल द ब्रदर्स, सभी भाई जो उसके थे, एक्सेप्टेड युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर को छोड़ करके, इग्नोरेड मानो उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। व्हाट वाज सेड बाय द वाटर ऑफ द पूल, जो वहाँ पे तालाब के पानी से कही गई जो बातें थी उस समय की, सभी ने उन बातों को इग्नोर कर दिया था, यानी उन्होंने उस बात को नहीं माना और सभी को उसकी सज़ा भुगतना पड़ी थी। किसको छोड़ करके, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर रुका और उन्होंने एक्सेप्ट किया उन बातों को और उन सभी के उत्तर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसमें आगे जो है 13 प्रश्न ही दिए गए थे। तो ये सभी जो 13 प्रश्न हैं हमने इनको अच्छे से समझ लिया है ना। इसमें दिया है कि आज़ाद द मार्टायर, मार्टायर यानी शहीद, आज़ाद शहीद, ये जो शहीद हुए ना ये आज़ाद भगत सिंह बोला जाता है इनको। यहाँ देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी बाज, तो जो सीताराम तिवारी और जगदेवी रानी थी उनके पुत्र थे, को क्या नाम था उनका। यहाँ पे लिखा है कि भगत सिंह, यहाँ लिखा है कि महाराणा प्रताप, यहाँ लिखा चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ लिखा है कि बागेश्वर दादा दत्त। ठीक है ना। तो इसमें से कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद इनके जो है पुत्र थे, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा दिया है कि दी अवार्ड
शहीद जो अवार्ड दिया जाता है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज इन अमाउंट ऑफ कितने रुपयों का दिया जाता है। तो जो अवार्ड दिया जाता है शहीद के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए ना, मेमोरियल अवार्ड है ये, और ये इनको कितने लाख रुपए का ये जिसको दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें लिखा कि 2 लाख का, 1,50,000, 3 लाख या 4 लाख। तो 1,50,000 का ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं और इनको यहाँ पे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे लिखा कि रीअरेंज द लेटर है टू मेक ए मैग्नीफुल वर्ड्स, जो कि जो है उचित शब्द बन जाए। इन शब्दों में जो OTMNER लिखा हुआ है तो हमें यहाँ लिख देना है मेंटर, ठीक है ना। ये देखिए DMOEREF, कोई इसका शब्द अर्थ नहीं निकलता है, जबकि ये लिखा हुआ है फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम है, स्वतंत्र है ना। क्वेश्चन 5 है कि विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1990। तो यहाँ पे जो अमृतसर में एक इंसिडेंट, एक घटना घटित हुई है, उस प्लेस का क्या नाम है। तो उसका नाम है जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है ना, उसका नाम है। तो मैसेक्रे यानी होता है हत्याकांड, क्या, हत्याकांड, ठीक है ना। ये मैसेक्रे नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पे दिया है कि चंद्रशेखर एडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स, इसका मतलब क्या है। इन्होंने जो अपना नाम आज़ाद रखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फ्री, आज़ाद यानी फ्री या स्वतंत्र, उन्होंने इसका अर्थ दिया है। क्वेश्चन 7 देखिए, हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह जो थे उनके मेंटर यानी गुरु कौन थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक। आगे देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 8 पढ़िए, ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड, कब प्रेजेंट किया जाता है। जो मेमोरियल अवार्ड है शहीद भगत सिंह के नाम से, ये कब दिया जाता है, जो शहीदों को दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो ये दिया जाता है बलिदान दिवस के दिन। बलिदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ 9वां देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो कब पैदा हुए थे। तो चंद्रशेखर बॉर्न जुलाई 23 यानी 23 जुलाई को 1906, कहाँ पे, गांव का नाम है भाभरा, वो कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है ना। तो भाभरा इन इंडिया ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 दिया है, विच स्टेटमेंट ऑफ, इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया जिससे कि चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1920-21, 1920-21 में मजिस्ट्रेट जिससे कि भड़क गए थे। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था इनका, इन्होंने कौन सा ऐसा कथन कहा है वहाँ पे। तो आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नून, जो दोपहर में उन्होंने वो दिया है कोऑपरेशन मूवमेंट, इनका जो है असहयोग आंदोलन था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के नाम से जो मूवमेंट दिया था, जो कथन दिया था, जिससे कि मजिस्ट्रेट क्या हुए थे, प्रोवोक्ड यानी भड़क गए थे, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 11 दिया गया है कि व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। तो जो वो हैं अधिक आक्रामककारी कब हुए, या उनको आक्रमणता की ओर वो कब आकर्षित हुए या कब गए। तो चंद्रशेखर बिकेम्स अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। तो जो है वो आक्रमणकारी या क्रांति की ओर आकर्षित हुए हैं, एकदम आकर्षित हुए चंद्रशेखर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको उत्तर को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं 12 से, हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज
प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कट ऑफ एलाइव, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो पकड़े ना जाने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने कैसे किया। तो बिकॉज चंद्रशेखर आज़ाद डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, हिज बॉडी, अपने शरीर को, टू बी इन द हैंड्स, कि हमारा शरीर टू बी इन द हैंड्स, किसी के हाथों में जाए, किसके, ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के हाथों में उनका शरीर जाए, वो ये नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांटेड, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी जो प्रतिज्ञा थी उनकी, उन्होंने इसको पूरा किया। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 13 दिया है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द इंसिडेंट ऑफ अफ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन February 27 यानी 27 फरवरी 1931 1931 की जो अल्फ्रेड पार्क में जो घटना इंसिडेंट हुई है, जो घटना घटित हुई है, उसका वर्णन करिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ए रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और वाज इंगेज्ड इन अ फोर्स गन फाइट, वो जो है जो गन हैं, बंदूकें हैं, उनसे ये फायर्स गन फाइट यानी वहाँ से फोर्स करते थे। आगे देखिए यहाँ पे है विद द ब्रिटिश, जो वो अंग्रेज थे, इन दिस पार्क, उस पार्क में अंग्रेज़ों के साथ में या अंग्रेज़ों के हाथों ही क्या हुए, एज 24 यानी 24 उनकी उम्र थी, आज़ाद है, डाइड हर ऑन 27 फरवरी 1931 यानी 1931 में 27 फरवरी को आज़ाद की मृत्यु इनके ब्रिटिश के हाथों में हो गई थी। ठीक है। तो ये उस समय की घटना थी, और कहाँ की, अल्फ्रेड की। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जो 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन अंग्रेजी के दिए गए थे वो आपने अच्छे से समझे हैं। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को नहीं समझा है या इनको नहीं समझ में आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और यदि थोड़े बहुत हैं तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो लेसन जो 15 है, 15 है, इसमें दिया है ए सेक्रेट, एक सीक्रेट यानी होता है रहस्य। ठीक है ना, रहस्य, जिसको हम कोई भी वस्तु यानी हमें अजीब दिखाई देने लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। या फिर अपनी भाषा में अपन ऐसा भी कहते हैं कि जादू। रहस्य क्या है, एक जादू है। तो ये दुनिया भी हमारी कैसी है, जादू ही भरी दुनिया है। इस बारे में ये जो ये सीक्रेट लेसन दिया गया है, तो देखें कि ये जो रहस्य होता है, ऐसे लोग कौन होते हैं जो रहस्य को छुपाए भी रहते हैं ना। तो आगे देखें, इसमें जो हमारे प्रश्न दिए गए इनके माध्यम से हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो है पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी भी दी रहती है, तो इसको आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें इस बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ देखें, हम देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, जहाँ ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि इन जस्ट वी 3 1 इज वर्ड, 1 इज ए पोएट एंड द अदर 1। तो जो इसमें दिया गया है कि जो हम 3 हैं, उन 3 में से 1 इज बर्ड, एक पक्षी है, 1 इज पोएट, एक कवि है, एंड द अदर 1, और जो दूसरा है, मैंने तीसरा कहना चाहिए, वो क्या है। तो यहाँ पे दिया गया था कि वो एक पेड़ है, मैंगो पेड़, आम का पेड़ है, ये नीम पेड़, नीम का पेड़ है, ये चेरी पेड़ एंड एन एप्पल पेड़ यानी ट्री, है ना। तो इनमें से क्या है वो, तो वो एक चेरी का पेड़ है, तो हम लिखेंगे ए चेरी ट्री। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हाउ मैनी एग्स, हाउ मैनी कितने, मैनी माने हाउ मैनी माने कितने, एग्स आर लेड बाय द रॉबिन, जो रॉबिन है पक्षी है, वो जो है कितने अंडे देती है, रॉबिन कितने अंडे देती है। तो यहाँ देखिए, रॉबिन जो होती है वो 4 अंडे देती है, 4 अंडे देती है रॉबिन पक्षी, है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं। क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, थर्ड यहाँ पे देखें कि हु इज ए ट्राइंग, हु कौन, ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू कीप द सीक्रेट यानी रहस्य को कीप करने, छुपाने की कौन कोशिश कर रहा है। तो रॉबिन, जो रॉबिन है वो
पोएट कवि एंड द स्वीट चेरी ट्री और जो मीठी चेरी का पेड़ है वो आर ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, ठीक है, यानी पेड़ जो रहस्य है उसको छुपाने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें दिया है कि अदर देन द पोएट एंड द ट्री हु इज नो द सीक्रेट, जो अदर देन और दूसरे पोएट एंड द ट्री हु इज नो द सीक्रेट, इस रहस्य को जानते हैं, कवि और वृक्ष के अलावा दूसरा और कौन जानता है। तो देखिए यहाँ पे द रॉबिन नोज द सीक्रेट, ये तो जानते ही है, लेकिन अदर देन द ट्री और दूसरे जो हैं वो पोएट एंड द ट्री, यानी जो कवि है वो और पेड़, ये सभी जो है सीक्रेट को जानते हैं, किसके अलावा, रॉबिन के अलावा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 है कि व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड से लिखना है। तो बंदी शब्द बेस्ट, बेस्ट का हम लिख देंगे जस्ट, और ग्रेट, ग्रेट का लिख देंगे लेट, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 6 है, इसमें दिया है कि व्हाट इज द एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनाइम, एंटोनाइम यानी होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द। क्या होता है, विलोम, ठीक है। एंटोनाइम क्या बोलते हैं इसको, एंटोनाइम, ठीक है। एंटोनाइम यानी विलोम शब्द। तो हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम यानी विपरीत शब्द बताना है। तो यहाँ देखें दिया है, तो इसमें दिया है स्वीट, स्वीट यानी होता है मीठा, ये सभी जानते हैं, है ना, स्वीट यानी मीठा। और स्वेर, स्वेर माने होता है खट्टा, क्या होता है, खट्टा। और हग लिखा हुआ है यहाँ पे, हग, हग माने विशाल, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है विशाल। और टिनी, टिनी माने छोटा, टिनी यानी छोटा, यहाँ छोटा लिख दीजिए, ये लिखा हुआ है टिनी, ठीक। इस प्रकार से हमें इनके ये विलोम लिखना है। क्वेश्चन 7 यहाँ देखें, हु टोल्ड, किसने कहा, द सीक्रेट टू होम, ये जो सीक्रेट का रहस्य किससे कहा। तो द बर्ड्स टोल्ड, पक्षियों ने कहा, द ट्री, किससे, पेड़ से, एंड द ट्री टोल्ड मी, और पेड़ों ने मुझसे कहा या मुझे बताया, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि हु नोज, कौन जानता है, द सीक्रेट, यानी जो सीक्रेट है उसको सबसे अच्छे से कौन जानता है। तो द रॉबिन नोज, जो रॉबिन है वो बहुत अच्छे से जानती है। द रॉबिन नोज द सीक्रेट बेस्ट, यानी इसको सबसे अच्छे से जानती है ना। क्वेश्चन 9 दिया गया है कि व्हाट डिड द रॉबिन बिल्ड, यानी जो रॉबिन है वह व्हाट डिड क्या बनाती है। तो रॉबिन बिल्ड द नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, नेस्ट यानी घोंसला। तो ये जो है रॉबिन है ये घोंसले बनाती है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 10 दिया है इसमें है कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक शब्द बनाइए, यानी इसमें आप हाँ का ना, यानी हाँ का ना जोड़ना पड़ता है, तो अपन नॉट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नॉट। तो नॉट कहाँ लगना है, किस शब्द के बाद लगना है। तो इसमें दिया गया है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट। आई विल ट्राई, मैं ट्राई मैंने कोशिश करूँगा, माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट, सीक्रेट जो रहता है ना उसको कीप यानी छुपाए रखने की मैं कोशिश करूँगा। तो इसका होगा मैं छुपाए रखने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यहाँ हमें सिर्फ में नॉट लगाना है, तो आई विल नॉट, और जो कहते हैं पूरा वाक्य लिख देना है, ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट, ठीक है। मैं जो है सीक्रेट को छुपाए रखने की कोशिश नॉट यानी नहीं करूँगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन यहाँ पे 11 दिया गया है और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें है कि इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट, यदि आप, एफ माने यदि, यू आप, वर इन प्लेस ऑफ पोएट, प्लेस माने स्थान पर, ऑफ पोएट, पोएट माने कवि, कवि के स्थान पर यदि आप होते, वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, जो इसका सीक्रेट है ना, रॉबिन का जो सीक्रेट है उसको आप किस प्रकार से रखते। इफ़ यू एस, इफ यस, यदि हाँ, हाउ तो कैसे, ठीक है ना। इसमें दिया है कि यदि आप रावण की जगह है, कवि की जगह यदि आप होते तो इससे जो इसका जो रॉबिन का सीक्रेट है इसको आप कैसे छुपाए रखते, बताइए। यदि हाँ छुपाए रखते तो कैसे छुपाए रखते। तो इसमें देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ पोएट, यदि हम पोएट की जगह पर होते तो हम सीक्रेट को क्या रखते, देन एस आई
वुड कीप द सीक्रेट, हम भी इसको रॉबिन के सीक्रेट को छुपाए रखते हैं। आई वुड नॉट टेल एनी वन अबाउट, आई वुड नॉट, मैं नहीं कहता, टेल एनी वन, किसी दूसरे से, अबाउट, इसके बारे में, रॉबिन से सीक्रेट, जो रॉबिन का सीक्रेट है इसके बारे में मैं किसी को नहीं कहता या नहीं बताता, ठीक है ना। तो ये जो है इनका सीक्रेट है, ये बहुत ही कीप यानी इसको जो है छुपा के रखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ए सीक्रेट, जो ये सीक्रेट रहस्य कविता है, इस कविता की 4 लाइनें लिखिए। तो यहाँ पे आप कोई भी 4 लाइनें लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी 3, जो ये सीक्रेट है हम 3 के अलावा और कोई नहीं जानता है इसको। द रॉबिन यानी रॉबिन एंड आई, रॉबिन और मैं, एंड द स्वीट चेरी, और जो हमारी मीठा पेड़ चेरी का है वो, इन 3 में से और दूसरा कोई नहीं जानता है। द बर्ड टोल्ड, पक्षियों ने कहा, द ट्री से, पेड़ों से, एंड द ट्री टोल्ड मी, और पेड़ों ने मुझे बताया, एंड नो बॉडी नोज इट बट जस्ट बी 3, यानी हम 3 के अलावा इस रहस्य को कोई नहीं जानता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये 4 लाइनें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को तो आपको सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और वीडियो को भी आप लाइक करते जा रहे हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो 1 से यानी 15 तक के सभी लेसन दिए गए थे, ये सभी लेसन जो है हम आपको एक वीडियो में दे देंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी परीक्षा के टाइम पे आपको इसको ढूंढने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सभी मिल जाएंगी। यानी आप परीक्षा के टाइम पे भी परेशान नहीं होंगे, और जब भी आप इसको देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं इसी में से पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी की तैयारी करके ही रखना है, ठीक है। आगे जो और भी इसके जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, गणित है, विज्ञान है, साइंस है, यानी ये सभी जो हैं वह हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो उनका भी हम सभी का पूरा संपूर्ण जो है सभी हम एट ग्रेड को डाल रहे हैं, तो आप उसको अवश्य देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।